2003 से 2009 के बीच कर्नाटक के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बस स्टेशनों के बाथरूम्स में शादी के जोड़ों में कई सारी औरतों की लाशें मिलने लगी। इन सब लाशों में अजीब बात यह थी कि शादी के जोड़े में होने के बावजूद भी उनके पास कोई गहने नहीं थे। ये लाशें ऐसी औरतों की थीं जो लोअर क्लास से बिलोंग करती थीं। तो कर्नाटक पुलिस ने इन मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लाशें मिलने पर पुलिस उन बॉडीज की पहचान करने के लिए लोकल न्यूज़पेपर्स में उनकी फोटो भी छापती थी, लेकिन अक्सर कोई भी उनकी पहचान करने नहीं आता था। जून 2009 में मैंगलोर से 40 किलोमीटर दूर बरिमारू गांव में एक दिन अनीता बंगेरा नाम की एक लड़की अपने घर से ढेर सारा सोना, पैसा और एक फोन लेकर गायब हो गई। उसके घर वालों और गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। 24 घंटों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी उन्हें अनीता नहीं मिली। इसी बीच उन्हें पता चला कि अनीता का पास ही के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और वो लड़का भी गायब है। अनीता के परिवार वालों ने बाकी गांव वालों को जमा किया और भटकल पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने अनीता और उस लड़के को नहीं ढूंढा तो वो उस पुलिस स्टेशन को जला देंगे। पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके उन्हें शांत किया और वादा किया कि वो बस 1 महीने में उन दोनों को ढूंढ निकालेंगे। 1 हफ्ते बाद बरिमारू गांव से 160 किलोमीटर दूर हासन शहर के बस स्टैंड के बाथरूम में पुलिस को एक और लड़की की लाश मिली। ये लड़की भी शादी के जोड़े में थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो लाश 22 साल की अनीता बंगेरा की ही थी, जो बरिमारू गांव से गायब हुई थी। अनीता के परिवार को जैसे ही ये पता चला वो गुस्से से पागल हो गए और पुलिस पर और प्रेशर डालने लगे, जिसके बाद पुलिस ने अनीता के खूनी को ढूंढने के लिए एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबसे पहले अनीता के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, जिससे उन्हें पता चला कि वो एक नंबर पर बहुत देर तक बात करती थी और घर से गायब होने से एक रात पहले भी उसने उसी नंबर पर बात की थी। वो नंबर पुलिस को श्रीधर नाम के एक आदमी के पास ले गया। श्रीधर ने उन्हें बताया कि वो नंबर उसके नाम पर रजिस्टर्ड तो है, लेकिन उसे उसकी बहन कावेरी यूज करती है, जो खुद 17 मार्च से मिसिंग है। अनीता के केस की तरह कावेरी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए गए, जो उन्हें बांसु घोड़ा कसेरगोड की पुष्पा तक ले गए, लेकिन वो भी पिछले 1 साल से मिसिंग थी। पुष्पा के सिम के कॉल रिकॉर्ड उन्हें पुत्तूर जिले की विनुता तक ले गए, पर वो भी मिसिंग थी। पुलिस ने विनुता के कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रेस किया, जो उन्हें एक और मिसिंग लड़की तक ले गए। ऐसे 20 लड़कियों की एक लिस्ट बन गई जो एक दूसरे से बात कर रही थी, लेकिन 2003 से 2009 के बीच में सबकी सब गायब हो गई थी। पुलिस को लगा कि इन सारी मिसिंग लड़कियों के पीछे एक ह्यूमन स्मगलिंग का रैकेट है। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और उन्हें पता चला कि जिन फोनों में वो सिम यूज किए गए थे, उनके IMEI नंबर किसी न किसी समय पर मैंगलोर के दिरलकाटे गांव में एक्टिव थे। उनमें से एक फोन जिससे उन्हीं मिसिंग लड़कियों में से एक बात किया करती थी, धनुष नाम के 13 साल के लड़के के पास मिला। धनुष ने पुलिस को बताया कि वो उसे उसके चाचा मोहन कुमार ने दिया था। उन्होंने उसके चाचा का नंबर मांगा और फोन की ट्रैकिंग से पता चला कि मोहन का फोन अभी भी एक्टिव है। पुलिस ने उस फोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, जिससे उन्हें पता चला कि उस नंबर से एक और नंबर जो सुमंती नाम की लड़की का था, उससे बहुत लंबे लंबे कॉल्स होते थे। देरी न करते हुए वो सुमंती तक पहुंचे, लेकिन सुमंती ने कहा कि वो किसी मोहन नाम के आदमी को नहीं जानती और जिस आदमी से वो उस नंबर पर बात करती है उसका नाम आनंद है। ये सुनते ही पुलिस को समझ आ गया कि शायद वो लड़की मोहन का अगला टारगेट है और मोहन एक सीरियल किलर है। पुलिस ने सुमंती से आनंद से मिलने का रिक्वेस्ट किया ताकि वो उसे अरेस्ट कर सके। उनके प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। सुमंती शादी का जोड़ा पहनकर बस स्टेशन गई और जैसे ही एक आदमी उसके करीब आया, उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन अब जो कहानी उस आदमी के कन्फेशन में पुलिस के सामने आने वाली थी, उसके लिए पुलिस भी तैयार नहीं थी। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम प्रोफेसर मोहन कुमार था और उसने 20 नहीं बल्कि 32 औरतों का मर्डर किया था। ये सब तब शुरू हुआ जब वो अपने गांव के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था। इन्हीं दिनों पहले से ही शादीशुदा मोहन की गंदी नजर
एक महिला पर पड़ी, लेकिन जब उस लड़की ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने उसे एक पुल के ऊपर से नहर में धक्का दे दिया। उसे लगा कि वो मर गई, लेकिन वो लड़की बच गई और उसने मोहन की पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने मोहन को अरेस्ट कर लिया, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो जल्द ही छूट गया। पर जेल से छूटने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि जेल जाने की वजह से उसकी टीचर की नौकरी उससे छिन गई और वो बेरोजगार हो गया। बेरोजगारी के दिनों में वो अपना सारा समय बस स्टैंड्स के आसपास बिताने लगा, जहां उसे एक आइडिया आया। उसे याद आया कि उसके दोस्त सलीम, जो सोने की पॉलिश करता था, ने उसे साइनाइड के बारे में बताया था, जिसका पॉलिशिंग में इस्तेमाल होता है, और साइनाइड दुनिया का सबसे खतरनाक जहर भी है। मोहन केमिस्ट के पास गया और खुद को सोनार की दुकान में काम करने वाला बताकर उसने साइनाइड की एक पूरी बोतल खरीद ली। इसी बीच उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और 2 और शादियां कर लीं, जिसके बारे में उसकी दोनों बीवियों को नहीं पता था। मोहन अकेला जाकर बस अड्डे पर खड़ा हो जाता और अपना टारगेट ढूंढता, जो ज्यादातर लोअर क्लास की लड़कियां होती थीं। वो उनसे किसी बहाने बात शुरू करके नंबर एक्सचेंज कर लेता था। इसके बाद वो अपने झूठे प्यार के जाल में उन्हें फंसाकर बिना दहेज के शादी करने के लिए कहता और उन्हें अपने पास बुला लेता। इनमें से ज्यादातर लड़कियां दहेज नहीं दे पाती थीं, तो वो खुशी खुशी उससे शादी करने के लिए उसके पास चली जाती थीं। मोहन उन्हें मंदिर ले जाकर उनसे शादी करता, फिर बस के पास ही किसी लॉज में कमरा बुक करके उनके साथ रात बिताता। सुबह वो अपनी दुल्हन से उसके सारे जेवर ये कहकर अपने पास रख लेता कि बाहर वो चोरी हो सकते हैं। फिर बस स्टैंड पहुंचकर वो लड़कियों को साइनाइड से लदी हुई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देता था और उनसे कहता था कि उस पिल को लेने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है, इसलिए वो इसे बस स्टेशन के बाथरूम के अंदर जाकर लें और अंदर से दरवाजा बंद कर लें। वो लड़कियां चुपचाप उसकी बात मान लेती थीं और बाथरूम में जाकर खुद अपने हाथों से अपने मर्डर को अंजाम दे देती थीं। हालांकि मोहन ने पुलिस के सामने अपने कन्फेशन में कहा कि उसने इसी तरीके से 32 लड़कियों का मर्डर किया है, लेकिन पुलिस को सिर्फ 20 मर्डर के ही सबूत मिले। जब कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ तो मोहन ने अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया। वो अपने कन्फेशन से मुकर गया और कहा कि उसने एक भी खून नहीं किया है। जब उससे उन 20 औरतों की लाशों पर सवाल किया गया तो उसने कहा कि वो सब लड़कियां उससे शादी करना चाहती थीं, और क्योंकि उसने उनसे शादी करने से मना कर दिया, उन्होंने साइनाइड खाकर अपनी जान ले ली। मोहन अपने पूरे केस को जेल में स्टडी करता और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लूप होल्स को कोर्ट में पेश करता। लेकिन इसी बीच 2 ऐसे विटनेस सामने आए जिन्होंने उसका पूरा केस पलट दिया। पहले विटनेस थे ईश्वर भट्ट, जो एक मंदिर के पुजारी थे, जिन्होंने अदालत को बताया कि उन्हीं दिनों जब अनीता बंगेरा गायब हुई थी तो मोहन ने उनसे कुमकुम अर्चना करवाई थी, जिसके जरिए वो एक खून का प्रायश्चित करना चाहता था। दूसरी विटनेस उसी के विक्टिम्स में से एक थी, जिसने पिल पूरी नहीं खाई थी और वो सिर्फ बेहोश हुई थी। उसने अदालत को उसका पूरा मर्डर करने का तरीका बताया। कोर्ट ने मोहन को अपने क्राइम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। मोहन कुमार यानी साइनाइड मोहन इंडिया के सबसे खूंखार सीरियल किलर में से एक बन गया और उसका नाम पड़ गया द ब्राइड किलर। तो ये था साइनाइड मोहन का ब्रूटल रियल केस। आप लोग कमेंट्स में बताओ, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या द ब्राइड किलर को उम्र कैद की सजा सही थी या उसे कोई और सजा देनी चाहिए थी? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी डिटेल्ड क्राइम केस एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए केस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें